हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं साहित्य परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज है क्लास 55 में आपको बता दूं कि इसमें हम लोग डेली 25 प्रश्नों को सॉल्व करते हैं पूरे व्याख्या के साथ। और 25 प्रश्न कौन से रहते हैं, वो PYQ के रहते हैं। तो इस क्लास में हम लोग जून 2020 के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। जो द्वितीय पाली में एग्जाम हुआ था उसी के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अब तक मैंने प्रश्न संख्या 1 से लेकर प्रश्न संख्या 75 तक के प्रश्नों को सॉल्व करवा दिया है। आज हम लोग प्रश्न संख्या 76 से प्रश्न संख्या 100 तक के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे व्याख्या के साथ। ठीक ना। क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने नाटक के 5-6 नाटक की क्लास ले ली है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप लोग जाइए उसको देखिए। उसमें महत्वपूर्ण पंक्तियाँ कौन सी है, महत्वपूर्ण भूमिका है, फिर किस आलोचक ने उस नाटक के बारे में क्या कहा है, उन सबको मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया है। तो आप लोग जाकर उसको देखिएगा। और कहानियों की भी मैंने क्लास को लिया है, तो आप लोगों ने कहानी क्लास को नहीं देखा तो आप लोग जाके उसको भी देखिए। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 76 लिखा है इसमें कि निम्नलिखित भाषाओं को विकास के उनके क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ए में प्राचीन संस्कृत, बी में स्वरसैनी, लौकिक संस्कृत और डी में पश्चिमी हिंदी। तो भाषाओं के विकास के उनके क्रम में व्यवस्थित करना है यहाँ पे। तो देखो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा प्राचीन संस्कृत, जिसको वैदिक संस्कृत भी कहते हैं। उसके बाद सोर्स, उसके बाद कौन सा आएगा, उसके बाद आएगा लौकिक संस्कृत, उसके बाद आएगा सुरसैनी 3 नंबर पे, ये 2 नंबर पे आए। उसके बाद आएगा पश्चिमी हिंदी 4 नंबर पे। पहले ए, उसके बाद सी, उसके बाद बी, उसके बाद डी। तो 76 का विकल्प ए सही है। देखो यहाँ पे लिखा भी है, आंसर है प्राचीन संस्कृत या वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत में संस्कृत, सुरसैनी में आता है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती और पहाड़ी, और पश्चिमी हिंदी में आता है ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, कौरविया, खड़ी बोली, हरियाणवी, ये आता है। प्रश्न संख्या 77 लिखा है कि निम्नलिखित निबंध संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम है। ए, कला का जोखिम, बी, ठेले पर हिमालय, सी, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं और डी, गंधमादन। निम्नलिखित निबंध संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम है। सबसे पहले क्या करना है, प्रकाशन वर्ष। तो देखो पहले प्रकाशन वर्ष देख लेते हैं कि इसका प्रकाशन वर्ष क्या है। कला का जोखिम, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, 1981 है। ठेले पर हिमालय, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, 1958। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, 1954। और गंधमादन, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, 1972। तो पहले 1954, उसके बाद 1958। तो प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं पहले आएगा, सी आएगा, उसके बाद डी, बी आएगा, सी के बाद बी आएगा, उसके बाद डी आएगा, 1972, उसके बाद ए आएगा, CBDA। तो विकल्प ए सही है 77 का। देखिए यहाँ पे लिखा भी है आंसर डी, लिखा है प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, प्रकाशन वर्ष 1954, डॉक्टर रामविलास शर्मा, ठेले पर हिमालय 1958, धर्मवीर भारती, गंधमादन 1972, कुबेर नारायण राय, और कला का जोखिम 1981 निर्मल वर्मा का है। प्रश्न संख्या 78 लिखा है कि निम्नलिखित अवधारणाओं का कालक्रम के अनुसार सही क्रम बताइए। ए, यथार्थवाद, बी, विखंडनवाद, सी, उत्तर आधुनिकतावाद और डी, उत्तर संरचनावाद। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर को चुनना है। निम्नलिखित अवधारणाओं का कालक्रम के अनुसार सही क्रम बताइए। यहाँ पे अवधारणा है तो उसका कालक्रम बताना है। तो देखो यथार्थवाद का कालक्रम क्या है, यथार्थवाद का कालक्रम 16 या 17वीं शताब्दी, इसका ये है। विखंडनवाद का 1967, उत्तर आधुनिकतावाद का 20वीं शताब्दी का उत्तरार्ध में ये होगा, उत्तरार्ध।
उत्तरार्ध हुआ, ठीक है ना। और उत्तर रचनावाद का क्या है, 20वीं शताब्दी के मध्य, 20वीं शताब्दी के मध्य ये है, ठीक। तो पहले कौन सा आएगा, पहले आएगा 1600 17वीं शताब्दी, यथार्थवाद पहले आएगा, ए आएगा, उसके बाद डी आएगा 20वीं शताब्दी के मध्य, उसके बाद सी आएगा 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध, उसके बाद 1967 ईस्वी आएगा। तो विकल्प सी सही है 78 का। यहाँ पे लिखा भी है आंसर सी। यथार्थवाद 16वीं 17वीं शताब्दी, उत्तर रचनावाद 20वीं शताब्दी के मध्य, उत्तर आधुनिकतावाद 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध, और विखंडनवाद सन 1967 ईस्वी। प्रश्न संख्या 79 लिखा है कि प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित कविता संग्रहों का सही अनुक्रम है। ए, नदी की बांक पर छाया, बी, कितनी नावों में कितनी बार, सी, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, और डी, इत्तेलम। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित कविता संग्रहों का सही अनुक्रम क्या है। तो देखो, पहले हम लोग प्रकाशन वर्ष यहाँ पे लिख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग बताएंगे कौन सा क्रम पहले आएगा। नदी की बांक पर छाया, प्रकाशन वर्ष क्या है, 1981 है, 1981। कितनी नावों में कितनी बार, 1967। पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, 1973। इत्तेलम 1946। पहला आएगा 1946 जो डी है, उसके बाद कौन सा आएगा, 46 के बाद 67 आएगा, डी के बाद बी आएगा, उसके बाद सी आएगा 1973, उसके बाद ए आएगा, डी बी सी है। तो विकल्प ए सही है 79 का। देखो आंसर बी है, मतलब यहाँ पे ए बोल दिया मैंने, तो आंसर बी सही है, यहाँ पे आंसर भी सही है। इत्तेलम 1946 ईस्वी। कितनी नावों में कितनी बार, 1967 ईस्वी। पहले में सन्नाटा बुनता था, 1973 ईस्वी। और नदी की बांक पर छाया, 1981 ईस्वी। प्रश्न संख्या सी लिखा है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम बताइए। फिर यहाँ पे उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना है। ए में मानस का हंस, बी में पीढ़ियाँ, सी में खंजन्या, और डी में सुहाग की नुपुर। तो सबसे पहले क्या करना है, हम लोग प्रकाशन वर्ष लिख लेते हैं। किसका प्रकाशन वर्ष क्या है, मानस का हंस का 1972, 1972। पीढ़ियाँ 1990, खंजन नयन 81, सुहाग की नुपुर 60। तो पहले 60 है 1972, उसके बाद 1981, उसके बाद 1990, उसके बाद तो डी ए, उसके बाद सी आएगा 1981, उसके बाद 1990, डी ए सी बी। तो विकल्प डी सही है सी का, आंसर डी। देखो आंसर डी लिखा है यहाँ पे, प्रकाशन वर्ष के अनुसार अमृतलाल नागर के उपन्यासों का सही अनुक्रम किसका है, अमृतलाल नागर का यहाँ पे उपन्यास है सुहाग की नुपुर 1960, मानस का हंस 1972, खंजन नयन 1981, और पीढ़ियाँ 1990। प्रश्न संख्या 81 लिखा है कि प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम है। ए, एक और द्रोणाचार्य, बी, भूख आग है, सी, बकरी, और डी, देहांतर। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम कौन सा है। तो पहले हम लोग प्रकाशन वर्ष देख लेते हैं। एक और द्रोणाचार्य का प्रकाशन वर्ष क्या है, 1977। एक और द्रोणाचार्य 1977। भूख आग है 1998। भूख क्या है, आग है। बकरी 1972, सॉरी 1974, और देहांतर 1987। तो पहले कौन सा है, पहले आया बकरी 1974, उसके बाद आएगा 1977, तो सी ए। उसके बाद कौन सा आएगा, डी बी, सी ए डी बी। तो 81 का विकल्प है सही है, सी ए डी बी। देखो आंसर ए,
लिखा है कि यहाँ पे बकरी नाटक किसका है 1974, प्रकाशन वर्ष है किसका, सर्वसत्ता सक्सेना का है, एक और द्रोणाचार्य 1977, शंकर शेष का है, देहांतर 1987, आचार्य नंद किशोर का है, और भूख आग है 1998, कृष्ण बलदेव वैद्य का है। प्रश्न संख्या 82 लिखा है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही क्रम है। ए आदि अंत और आरंभ, बी शीर्ष की याद आई, सी रेती के फूल, और डी त्रिशंकु। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही क्रम है। तो कौन सा सही क्रम है? तो देखो पहले आएगा कौन सा, त्रिशंकु 1945, पहले ये आएगा। उसके बाद आएगा रेत के फूल 1954, शीर्ष की याद आई 1995, और आदि अंत और आरंभ 2001। तो डी सी बी ए विकल्प डी इसका सही है, 82 का। देखो आंसर डी त्रिशंकु 1945, आगे का है रेती के फूल 1954, रामधारी सिंह दिनकर का है, शीर्ष की याद आई 1995, विद्या निवास मिश्र का है, और आदि अंत और आरंभ 2001 निर्मल वर्मा का है। प्रश्न संख्या 83 लिखा है निम्नलिखित दलित आत्मकथाओं को प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पे दलित आत्मकथाएं हैं, उसको प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो कौन कौन सा है? ए में जूठन, बी में शिकंजी का दर्द, सी में मुर्दहिया, और डी में अपने अपने पिंजरे। तो देखो सबसे पहले कौन सा आएगा? सबसे पहले आएगा अपने अपने पिंजरे 1995, ये 2 भाग में है, ठीक है ना। उसके बाद आएगा जूठन 1997, उसके बाद कौन सा आएगा? मुर्दहिया 2010, उसका आएगा शिकंजी का दर्द 2011। ठीक। तो पहले आएगा अपने अपने पिंजरे 1995 डी, उसके बाद ए, उसके बाद सी आएगा, उसके बाद बी आएगा, डी ए सी बी। तो विकल्प इसका सही है 83 का। देखो आंसर है लिखा अपने अपने पिंजरे 1995, ये 2 भाग में है। मोहनदास नेमिशराय का है। जूठन 1997, ओम प्रकाश वाल्मीकि का है। मुर्दहिया 2010, तुलसीराम का है। और शिकंजी का दर्द 2011 सुशीला टक भौरे का है। प्रश्न संख्या 84 लिखा है कि मार्क्सवादी समीक्षकों की निम्नलिखित रचनाओं को प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। रामविलास शर्मा का है भारत में द्वीप और हिंदी भाषा का विकास परंपरा, बी में किरांगे राघव प्रगतिशील साहित्य का मानदंड, सी में मुक्तिबोध कमायन एक पुनर्विचार, और शिव कुमार मिश्र का मार्क्सवादी साहित्य चिंतन इतिहास तथा सिद्धांत। तो इनको क्या करना है? रचनाओं को प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखो पहले कौन सा होगा? पहले होगा रांगे राघव प्रगतिशील साहित्य के मानदंड 1954। उसके बाद मुक्तिबोध कमायने एक पुनर्विचार 1961, बी सी। उसके बाद कौन सा होगा? उसके बाद होगा शिव कुमार मिश्र का मार्क्सवादी साहित्य चिंतन इतिहास तथा सिद्धांत 1973। उसके बाद कौन सा होगा कि रामविलास शर्मा भारतीय द्वीप और हिंदी भाषा का विकास 1975। तो 54 पहले बी, उसका सी, उसका डी, बी सी डी है। विकल्प डी सही है 84 का। यहाँ पे आंसर डी लिखा है कि मार्क्सवादी समीक्षक रचनाएं और प्रकाशन वर्ष रांगे राघव प्रगतिशील साहित्य के मानदंड 1954, मुक्तिबोध कमायन एक पुनर्विचार 1961, शिव कुमार मिश्र का मार्क्सवादी साहित्य चिंतन इतिहास तथा सिद्धांत 1973, और भारतीय द्वीप और हिंदी भाषा के विकास परंपरा 1975।
प्रश्न संख्या 85 लिखा कि निम्नलिखित कवियों को उनके जन्म वर्ष के आधार पर व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पे मोतीराम, बी में बिहारी, सी में देव और डी में जसवंत सिंह। निम्नलिखित कवियों को उनके जन्म वर्ष के आधार पर व्यवस्थित करना है। यहाँ पे कवियों के नाम, यहाँ पे उनका जन्म कब हुआ था, उन्हीं के मतलब कि किसका जन्म पहले होता है उसी जन्म वर्ष के आधार पर व्यवस्थित करना है। तो मोतीराम, देखो सबसे पहले किसका जन्म हुआ था इनमें से हुआ था बिहारी का जन्म 1595। उसके बाद मोतीराम का हुआ था 1617। उसका जसवंत सिंह का 1626। उसके बाद जसवंत सिंह का 1673। तो 1595 पहले बी आएगा, उसके बाद ए आएगा, उसके बाद डी आएगा, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है। देखो यहाँ पे मोतीराम 1617 तो कन्फर्म है, इनका जन्म 1617 हुआ था। और जसवंत सिंह का कब हुआ था 1626। यहाँ पे जसवंत सिंह आएगा 1626 और देव का क्या था 1673। 1673 तो पहले बी आएगा, उसके बाद ए आएगा, उसके बाद डी आएगा, उसके बाद सी आएगा, बी ए डी सी। तो 85 का विकल्प डी सही है। देखो आगे लिखा भी है मैंने, यहाँ पे थोड़ा नहीं लिखा है ना, लेकिन यहाँ पे बिहारी का 1595, बिहारी का 1595 ये कन्फर्म है, ठीक है ना, कोई गलती नहीं है। मोतीराम का 1617, उसके बाद देव का है 1673, 1673 और जसवंत सिंह का है 1626। प्रश्न संख्या 86 लिखा कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को स्थापना ए और दूसरे को तर्क आर कहा गया है। स्थापना ए में लिखा है कि संचारी भावों के उन्मेष द्वारा सहृदय सामाजिक में रस निष्पन्न होता है। तर्क आर में भारत के रस सूत्र के व्याख्याकारों ने इसी तथ्य को अलग अलग तर्कों से पुष्टि किया है। नीचे निम्नलिखित विकल्पों में उपयुक्त उत्तर चुनिए। ए में कि ए और आर दोनों सही, बी में कि ए और आर दोनों गलत, सी में कि ए सही आर गलत और डी में कि ए गलत आर सही। 86 के इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखो 86 का विकल्प भी सही होगा कि ए और आर दोनों गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। स्थापना आर दोनों गलत है। क्यों गलत है आगे देखते हैं। देखो लिखा है कि स्थापना में कि संचारी भाव के उन्मेष द्वारा सहृदय सामाजिक में रस निष्पन्न होता है तथा तर्क आर भारत के रस सूत्र के व्याख्याकारों ने इस तथ्य को अलग अलग तर्कों से पुष्टि किया है। उपयुक्त कथन ए और आर दोनों गलत है, क्योंकि भरत मुनि ने अपनी पुस्तक नाट्य शास्त्र के 6ठे अध्याय में रस सूत्र की व्याख्या इस प्रकार की है। विवाहानुभाव व्यभिचारी संयोगद्रास निष्पत्ति, अर्थात विवाह, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। प्रश्न संख्या 87 लिखा है यहाँ पे कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को स्थापना और दूसरे को तर्क आर कहा गया है। स्थापना में लिखा है कि प्रेम निजी भाव है, साहित्य में उसका चित्रण असामाजिक हो जाता है। तर्क आर में क्योंकि प्रेम का चित्रण मशाली होता है जिसके कारण उसमें अश्लीलता आ जाती है। उपयुक्त कथन के आलोक में निम्नांकित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनें। ए में कि ए और आर दोनों गलत, बी में कि ए और आर दोनों सही, सी में कि ए गलत आर सही और डी में कि ए सही आर गलत। तो इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखो इनमें से दोनों के दोनों गलत है, ए भी गलत है और आर भी गलत है, दोनों गलत है। तो विकल्प इसका सही ए और आर दोनों गलत। लिखा है आंसर में कि स्थापना में लिखा है कि प्रेम निजी भाव है, इस साहित्य में उसका चित्रण असामाजिक हो जाता है तथा तर्क आर क्योंकि प्रेम का चित्रण मांसल ही होता है जिसके कारण उसमें अश्लीलता आ जाती है। उपयुक्त कथन ए और आर दोनों गलत है। प्रश्न संख्या 88 लिखा है नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन एक में संपूर्ण समर्पण सगुण भक्ति का मूल है। कथन दो में एक भक्ति आंदोलन एकमात्र अद्वैतवाद से प्रभावित रहा है। इनमें से कौन सा विकल्प सही है। ए में कथन एक और दो दोनों सही है,
बी में कथन एक और दो दोनों गलत है। सी में कथन एक सत्य किंतु कथन दो गलत है और कथन एक असत्य है किंतु कथन दो सही है। तो 88 का इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा? तो देखो, समर्पण सौगुण भक्ति का मूल है, ये तो सही है। लेकिन भक्ति आंदोलन एकमात्र अद्वैतवाद से प्रभावित रहा, गलत बात है। एकमात्र वो जो है अद्वैतवाद से प्रभावित नहीं रहा, इसलिए ये गलत है। ए सही, एक सही आर दो गलत, किसमें है? तो विकल्प सी में कथन एक सत्य है किंतु कथन दो असत्य है। देखो यहाँ पे लिखा भी है कि आंसर सी कथन एक समर्पण सगुण भक्ति का मूल है तथा कथन दो भक्ति आंदोलन एकमत अद्वैतवाद से प्रभावित रहा। उपयुक्त कथन एक सत्य है किंतु कथन दो गलत है, क्योंकि समर्पण सगुण भक्ति का मूल है, कथन सत्य है। लेकिन भक्ति आंदोलन एकमात्र अद्वैत से प्रभावित नहीं रहा, बल्कि भक्ति आंदोलन और कई वादों से भी प्रभावित रहा, जैसे इस्लाम का एकेश्वरवाद, शंकराचार्य का अद्वैतवाद, रामानुजाचार्य का विशिष्ट द्वैतवाद तथा वल्लभाचार्य का शुद्धाद्वैतवाद से प्रभावित रहा भक्ति आंदोलन। प्रश्न संख्या 89 लिखा है यहाँ पे कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को स्थापना और दूसरे को तर्कार कहा गया है। स्थापना में है कि शास्त्रीय विधानों में लोकात्मकता का स्पष्ट झुकाव है। तर्कआर में इसलिए अभिनय के धर्मीगत स्वभाव के अनुकूल लोक धर्मी और नाट्य धर्मी भेदों का शास्त्रीय विधान हुआ है। उपयुक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनें। ए में कि ए और आर दोनों सही, बी में कि ए और आर दोनों गलत, सी में कि ए गलत आर सही और डी में कि ए सही आर गलत। तो 89 का इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा? तो देखो, शास्त्रीय विधानों में लोकात्मकता का स्पष्ट झुकाव, ये बात सही है। तर्क आर में है कि इसलिए अभिनय की धर्मीगत स्वभाव के अनुकूल लोक धर्मी और नाट्य धर्मी भेदों का शास्त्रीय विधान हुआ है, ये भी बात सही है। तो दोनों सही है, तो विकल्प सही, ए और आर दोनों सही। देखो आंसर है यहाँ पे कि स्थापना में एक शास्त्रीय विधान में लोकात्मक का स्पष्ट झुकाव है, सही है। उपयुक्त कथन ए और आर दोनों सही है, वही बात यहाँ पे लिखी है। प्रश्न संख्या 90 लिखा कि नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन एक में दलित लेखन स्थापित सांस्कृतिक व्यवस्था का विरोध कर सामाजिक समता का प्रस्ताव करता है। कथन दो में कि दलित लेखन राम मनोहर लोहिया के समाजवादी वैचारिक दर्शन से सर्वाधिक प्रभावित है। उपयुक्त कथन के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। ए में कि कथन एक और दो दोनों सही, बी में कथन एक और दो दोनों गलत, सी में कथन एक सत्य किंतु कथन दो गलत है और डी में कथन एक असत्य है किंतु कथन दो सही है। तो 90 का इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा? तो देखो, दलित लेखन स्थापित सांस्कृतिक व्यवस्था का विरोध कर सामाजिक समता का प्रस्ताव करता है, ये बात सही है। लेकिन दलित लेखन राम मनोहर लोहिया के समाजवादी वैचारिक दर्शन से सर्वाधिक प्रभावित है, गलत बात है। तो ए सत्य, एक सत्य किंतु कथन दो गलत है, तो किस में है? विकल्प सी में है, तो 90 का विकल्प सी सही है। आंसर से लिखा है कथन एक दलित लेखन स्थापित सांस्कृतिक व्यवस्था का विरोध का सामाजिक समता का प्रस्ताव करता है, ये बात सही है। कथन दो में कि दलित लेखन राम मनोहर लोहिया के समाजवादी वैचारिक दर्शन से सर्वाधिक प्रभावित है, ये बात गलत है, क्योंकि दलित साहित्य से तात्पर्य दलित जीवन और उसकी समस्याओं को केंद्र में रख कर हुए लेखन से है। दलितों को हिंदू समाज व्यवस्था में सबसे निचले पायदान पर होने के कारण न्याय, शिक्षा, समानता तथा स्वतंत्रता आदि मौलिक अधिकारों से भी वंचित रखा गया है। अब यहाँ पे क्या करना है कि इन अनुच्छेदों को पढ़ना है और इनसे संबंधित प्रश्न जो दिए गए उनको हल करना है। देखो, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। संत साहित्य का प्रसार भारतीय संस्कृति के इतिहास में एक अनूठी घटना थी। उस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। अचानक सांस्कृतिक प्रभुत्व जो सैकड़ों साल से चला आ रहा था, खत्म होता दिखाई दिया। जनता की संस्कृति जिसे पुरोहित ने अब तक दबाया था, पुष्पित और पल्लवित होने लगी। जो लोग खुलकर पुरोहित के खिलाफ एक शब्द न कह सकते थे, अब खुलेआम उन्हें चुनौती देने लगे। इसका कारण क्या था? क्या सामंती व्यवस्था के कमजोर हुए बिना यह संभव था? 16वीं सदी के लगभग शेर शाह और अकबर के शासनकाल में उत्तर भारत की
सामंती व्यवस्था काफ़ी कमज़ोर रही। नहरें खुदने और सड़कें बनने से यातायात में उन्नति हुई। इस तरह की मुद्रा के चलने से व्यापार में सुविधा हुई। राज्य और काश्तकार में सीधा संबंध स्थापित होने से जनपदों का अलगाव कम हुआ। बारूद के इस्तेमाल से केंद्रीय राज्य सत्ता जागीरदारों की स्वतंत्रता कम करके उन्हें अपने मातहत कर सकी। यूरोप में भारत का व्यापार बहुत बड़े पैमाने पर आगे बढ़ा। उत्तर भारत में शहरों की संख्या ही नहीं बढ़ी, उनकी जनसंख्या और उनका व्यवसायिक महत्व भी बढ़ा। जगह जगह अपने अधिकारों के लिए जनता ने संघर्ष किए और इस तरह भी उसकी एकता बढ़ी। इन परिस्थितियों में सामंती ढांचा जर्जर हुआ। उस ढांचे की भी व्यापारियों द्वारा पैदा किए पूंजीवाद संबंध जन्म लेने लगे। पुराने जनपदों का अलगाव काफ़ी दूर हुआ और वे मिलकर एक जाति के रूप में संगठित होने लगे। भक्ति आंदोलन इस जातीय आंदोलन का सांस्कृतिक प्रतिबिंब था। अब हम लोग प्रश्नों को शुरू करेंगे और उसको हल करेंगे। भक्ति आंदोलन जातीय आंदोलन का सांस्कृतिक प्रतिबिंब था से लेखक का आशय है। ए भक्ति आंदोलन ने भारत के सर्वांगीण विकास को बाधित किया। बी भक्ति आंदोलन ने सामंती व्यवस्था को तोड़ने का काम किया। सी भक्ति आंदोलन ने भारत की गरीबी जनता को विमुक्ति का मार्ग दिखाया। और डी भक्ति आंदोलन ने यूरोप से भारत का व्यापार बढ़ाने में मदद की। 91 का इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा कि भक्ति आंदोलन जातीय आंदोलन का सांस्कृतिक प्रतिबिंब था से लेखक का आशय है। तो इसका लेखक से आशय है कि भक्ति आंदोलन ने सामंती व्यवस्था को तोड़ने का काम किया। ये सही है। 91 का विकल्प भी सही है इसका। देखो आंसर भी लिखा है कि भक्ति आंदोलन जातीय आंदोलन का सांस्कृतिक प्रतिबिंब था से लेखक का आशय है कि भक्ति आंदोलन ने सामंती व्यवस्था का तोड़ने का काम किया। प्रश्न संख्या 92। प्रश्न संख्या 92 में लिखा है कि जाति नेशन के संगठन में बाधक तत्व कौन सा है। ए नहरें खुदना और सड़कें बनना। बी शहरों की जनसंख्या में वृद्धि होना। सी पूंजीवादी संबंधों का जन्म लेना। और डी केंद्रीय राज्य सत्ता द्वारा जागीरदारों की स्वतंत्रता के प्रश्रय देना। तो 92 का इनमें से कौन सा विकल्प सही है कि जाति के संगठन में बाधक तत्व कौन सा है। तो कौन सा है तो वह केंद्रीय राज्य सत्ता द्वारा जागीरदारों की स्वतंत्रता को प्रश्रय देना। तो यही है। तो 92 का विकल्प डी सही है। आंसर डी जाति के संगठन में बाधक तत्व केंद्रीय राज्य सत्ता द्वारा जागीरदारों की स्वतंत्रता को प्रश्रय देना। प्रश्न संख्या 93 लिखा है कि संस्कृति प्रभुत्व से लेखक का संकेत किस संस्कृति के प्रभुत्व से है। ए लोक संस्कृति का प्रभुत्व। बी पूंजीवादी संस्कृति का प्रभुत्व। सी श्रम संस्कृति का प्रभुत्व। और डी पुरोहित की संस्कृति का प्रभुत्व। 93 का इनमें का कौन सा विकल्प सही है कि संस्कृति प्रभुत्व से लेखक का संकेत किस संस्कृति के प्रभुत्व से है। तो वह है पुरोहित की संस्कृति का प्रभुत्व। 93 का विकल्प डी सही है। संस्कृत प्रभुत्व से लेखक का संकेत पुरोहित की संस्कृति का प्रभुत्व से है। प्रश्न संख्या 94 लिखा कि लेखक के अनुसार संत साहित्य का प्रसार किस अर्थ में अनूठा था। ए संतों ने पूरे देश में भक्ति का प्रसार किया। बी संतों ने जनता की संस्कृति को फैलाने में मदद की। सी संतों ने सामंती व्यवस्था को कमजोर किया। और डी संतों ने सगुण की जगह निरूढ़ को महत्व दिया। तो 94 का इनमें से कौन सा विकल्प सही है कि लेखक के अनुसार संत साहित्य का प्रसार किस अर्थ में अनूठा था। तो संतों ने जनता की संस्कृति को फैलाने में मदद की। विकल्प भी सही है 94 का। तो आंसर भी लिखा है कि लेखक के अनुसार संत साहित्य का प्रसार निम्न अर्थ में अनूठा था। संतों ने जनता की संस्कृति को फैलाने में मदद की। प्रश्न संख्या 95 लिखा है कि शेरशाह और अकबर के शासनकाल के कौन से गुण ने भक्ति आंदोलन को फैलाने में मदद पहुंचाई। ए उनके द्वारा बारूद का व्यापक तौर पर इस्तेमाल। बी उनका विस्तृत उदारवादी और स्थायी साम्राज्य। सी
हिंदुओं के प्रति उनकी उदारवादी नीति। और डी, उनके द्वारा देश विदेश में व्यापार को प्रोत्साहन देना। 95 का इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा कि शेरशाह और अकबर के शासनकाल के कौन से गुण ने भक्ति आंदोलन को फैलाने में मदद पहुंचाई? तो उनका विस्तृत उदारवादी और स्थायी साम्राज्य। आंसर भी सही है 95 का। देखो, शेरशाह और अकबर के निम्न गुण ने भक्ति आंदोलन को फैलाने में मदद पहुंचाई। उनका विस्तृत उदारवादी और स्थायी साम्राज्य। अब देखो यहाँ पे फिर वही है कि निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लिखा है, साहित्य का संबंध व्यक्ति और राष्ट्रीय जीवन से है। जगत की परिस्थितियों से प्रभावित हुए बिना वह रह ही नहीं सकता, इसलिए कि वह स्वयं जगत का ही एक अंग है। जीवन में जो क्रियाएं हो रही है, साहित्यकार में उनकी प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक और अनिवार्य है। समाज का प्रभाव साहित्यकार पर न पड़े यह असंभव है। हाँ, साहित्यकार पलायन अवश्य कर सकता है, आंख बंद कर सकता है, जैसा कि दरबारी कवियों ने किया। आज की परिस्थितियों बिल्कुल भी भिन्न है। पात्रों और परिस्थितियों का ख्याल रखना जरूरी है, क्योंकि इनका ख्याल रखे बिना रस का उद्रेक नहीं हो सकता। कोरा शब्दाडंबर टिकाऊ नहीं। साहित्यकार तो सामान्य व्यक्तियों की अपेक्षा कहीं अधिक सहृदय संवेदनशील प्राणी होता है कि अपने देश और काल की ठीक ठीक परिस्थितियों का निर्भीक चित्रण करें। यदि देश दुखी है और भूख, गुलामी और शोषण का शिकार है और साहित्यकार इन सब कलेशों की उपेक्षा करके मौज का राग आलापता है, तो वह राष्ट्रीय जीवन से कोसों दूर है। वह राष्ट्र के प्रति, साहित्य के प्रति विश्वासघात करता है। उसे साहित्यकार कहलाने का अधिकार नहीं है। साहित्यकार फोटोग्राफर मात्र नहीं। यह उचित है कि साहित्यकार समाज का दोष जाने, परंतु केवल उसी के यथार्थ चित्रण से साहित्यकार का कर्तव्य पूरा नहीं हो पाता। पर साहित्यकार प्रचारक नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं है कि उसकी रचना की सामाजिक उपादेयता नहीं होती। हमारे जीवन संस्कृति के साहित्याचार्यों ने साहित्य को उपादेयता की आधार भूमि पर प्रतिष्ठित किया। अस्तित्व की क्षति साहित्य का बड़ा पुनीत अनुष्ठान है। कोई साहित्यकार राष्ट्र के लिए उपयोगी साहित्य का सृजन कर रहा है। इस बात का अकेली पहचान यह है कि साहित्यकार सत्य तथा राष्ट्रीय को अपनी श्रद्धानुसार जिस रूप में ग्रहण करे, उसी रूप में निर्भयतापूर्ण व्यक्त करे, भोग नहीं। ये तो हमने परिच्छेद को पढ़ लिया। अब हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। लिखा है, उपयुक्त प्रश्न संख्या 96 में कि उपयुक्त अनुच्छेद के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, साहित्यकार प्रचारक नहीं है। बी, साहित्यकार रचना की सामाजिक उपादेयता नहीं है। सी, साहित्यकार फोटोग्राफर के समकक्ष है। और डी, कोरा शब्दाडंबर भी टिकाऊ है। तो 96 का इनमें से कौन सा विकल्प सही है कि उपयुक्त अनुच्छेद के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही है कि साहित्यकार प्रचारक नहीं है। 96 का विकल्प सही है। देखो आंसर है, लिखा है, उपयुक्त अनुच्छेद के आधार पर सही कथन है कि साहित्यकार प्रचारक नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं कि उसकी रचना की सामाजिक उपादेयता नहीं होती। प्रश्न संख्या 97 लिखा है, उपयुक्त अनुच्छेद के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए, रचना की सामाजिक उपादेयता होती है। बी, साहित्यकार पर समाज का प्रभाव पड़ना आवश्यक नहीं है। सी, साहित्य का संबंध राष्ट्रीय जीवन से है। और डी, राग दरबारी कवियों ने पलायन किया। तो इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है कि साहित्यकार पर समाज का प्रभाव पड़ना आवश्यक नहीं है? ये सही नहीं है, आवश्यक है। यहाँ पे नहीं, अगर ये नहीं कट गया था तो ये भी सही, मतलब कि सही रहता। तो कौन सा सही नहीं है कि साहित्यकार पर समाज का प्रभाव पड़ना आवश्यक? सही नहीं है। विकल्प बी
इसका आंसर विकल्प बी होगा। लिखा है आंसर बी कि साहित्यकार पर समाज का प्रभाव पड़ना आवश्यक नहीं है, उपयुक्त अनुच्छेद के आधार पर कथन सही नहीं है। प्रश्न संख्या 98 लिखा है कि उपयुक्त अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्र के लिए उपयोगी साहित्यिक सर्जक की पहचान क्या है। ए पात्रों और परिस्थितियों के प्रति निरपेक्षता, बी साहित्यकार की संवेदनहीनता, सी सत्य का ग्रहण और निर्भयतापूर्ण अभिव्यक्ति, और डी सामाजिक पीड़ा की उपेक्षा। 98 का इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा कि उपयुक्त अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्र के लिए उपयोगी साहित्य सर्जक की पहचान क्या है। तो उसकी पहचान क्या है, तो वह सत्य के ग्रहण और निर्भयतापूर्ण अभिव्यक्ति। विकल्प सी सही है 98 का। देखो, उपयुक्त अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्र के लिए उपयोगी साहित्य सर्जक की पहचान सत्य का ग्रहण और निर्भयतापूर्ण अभिव्यक्ति है। आंसर सी है। प्रश्न संख्या 99 लिखा है कि उपयुक्त अनुच्छेद के आधार पर साहित्य का पुनीत अनुष्ठान क्या है। ए रसानुभूति की अपेक्षा, बी यथार्थ की अपेक्षा, सी मौज का राग आलापना, और डी अशिव की क्षति। उपयुक्त अनुच्छेद के आधार पर साहित्य का पुनीत अनुष्ठान क्या है, तो किसने किया है, तो वह अशिव की क्षति। विकल्प भी सही है 99 का। देखो, उपयुक्त अनुच्छेद के आधार पर साहित्य का पुनीत अनुष्ठान अशिव की क्षति है। प्रश्न संख्या 100 लिखा है कि उपयुक्त अनुच्छेद के आधार पर साहित्यकार के लिए पात्रों और परिस्थितियों का ख्याल रखना क्यों जरूरी है। ए साहित्य के प्रति विश्वासघात के लिए, बी शब्दाडंबर के लिए, सी रस के उद्रेक के लिए, और डी प्रचार के लिए। तो प्रश्न संख्या 100 में से कौन सा विकल्प सही होगा कि उपयुक्त अनुच्छेद के आधार पर साहित्यकार के लिए पात्रों और परिस्थितियों का ख्याल रखना क्यों जरूरी है। तो क्यों जरूरी है, रस के उद्रेक के लिए। विकल्प सी सही है 100 का। ठीक, लिखा है यहाँ पे साहित्यकार के लिए पात्रों और परिस्थितियों का ख्याल रखना रस के उद्रेक के लिए जरूरी है। तो ये थे आज के 25 प्रश्न। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लोग लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा। मैं ऐसे प्रश्न आपको लेकर आता रहूँगा। और मैं आपको बता दूं कि मैंने नाटक के और कहानी के मतलब क्लास ले लिए हैं। जो नाटक और जो कहानी हमारे सिलेबस में लगी हुई है उन सब की मतलब क्लास मैंने ली है, कुछ बाकी है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप लोग जाकर उसको देखिए। उसमें महत्वपूर्ण पंक्तियाँ मैंने बताए हैं, उस नाटक की समीक्षा के बारे में बताया, उसमें कितने अंक है उसके बारे में बताया है, उस अंक में कितने दृश्य उसको बताया है। मतलब कि बहुत ही अच्छे से क्लास को लिया है मैंने। तो आप लोग प्लीज़ जाकर उसको भी देखिएगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।